हेलो एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। और आज हमने इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट यानी नाउन और नाउन में सबसे इम्पोर्टेंट नाउन का केस, ये टॉपिक उठाया है। इस टॉपिक की बच्चे इम्पोर्टेंस इतनी बड़ी है कि ये क्लास 10th 12th में तो आपके काम का है ही, प्लस जब कोई हम कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम देते हैं लाइक एसएससी या फिर और कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, तो उसमें मैक्सिमम केसेस में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, नाउन के केस से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज हमारी क्लास बच्चे ये होने वाली है नाउन के केस से रिलेटेड। और पिछले क्लास में मैंने आपको नाउन पढ़ाया था, नाउन के टाइप्स बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। और उसके बाद में क्या पढ़ाया था, नाउन के फंक्शन, जो कि इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या ही बता दिया जाए। मतलब ये है कि अगर आपने नाउन पढ़ा, नाउन बाय वर्ड पहचानना सीखा, लेकिन सेंटेंस में नाउन पहचानना ये एक अलग बात होती है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको यही चीज सिखाया था। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उस नाउन के फर्स्ट पार्ट को देख के तभी आप इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, बहुत लाजवाब क्लास है भाई, बहुत लाजवाब। और आज ये हमारा जो केस का क्लास है ये भी बहुत स्पेशल है, बहुत जबरदस्त है। पढ़ोगे बोलोगे वाह सर मजा आ गया। अब नाउन का केस हमें पढ़ना है तो पहले ये जानना जरूरी है कि केस क्या है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं और आप एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा, फिर आपको लगेगा वाह सर इंग्लिश क्या पढ़ाते सर, क्या बात है। नाउन का केस, बच्चे इसका मतलब क्या होता है? केस का मतलब ये है कि जो नाउन है सेंटेंस में यूज किए गए बाकी वर्ड से वो किस तरह रिलेटेड है, ये चीज हमें बताता है केस। या हम यूं कह सकते हैं कि सेंटेंस में नाउन मैक्सिमम कौन कौन से प्लेस पे आ सकता है, किस किस प्लेस पे आ सकता है। तो ये चीज हम नाउन के केस में सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो पहला जो केस है यह है सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या है? नाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। जब नाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए, सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किया जाए, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव केस। अब सेंटेंस में क्या होता है? एक चीज होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस क्या होता है बच्चे? ऑब्जेक्ट। वर्ब का मतलब ये होता है कोई भी एक्शन या कोई भी स्टेट। लेट सपोज मैंने कह दिया आई टीच इंग्लिश, तो मैं क्या करता हूँ? पढ़ाता हूँ। तो ये जो मेरा एक्शन है ये हो जाएगा वर्ब। अब जो उस एक्शन को करता है वो क्या हो जाता है बच्चे? सब्जेक्ट। जैसे कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ। कौन पढ़ा रहा है बच्चे? मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये मैं हो गया सब्जेक्ट। और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो जो बच्चे मतलब क्या या किसे के रिप्लाई में आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। अभी हम आगे बताएंगे वो चीज। बट अभी हम ये बता रहे हैं कि अगर वर्ब के पहले डूअर के प्लेस पे, डूअर, डी ओ डू मतलब करना, और ई आर जोड़ दो, ई आर जोड़ते हैं तो नाउन बन जाता है, मतलब डूअर। डूअर मतलब बच्चे किसी काम को करने वाला। जैसे आपने कहा मेरी माँ खाना बना रही है, कौन बना रहा है? मेरी माँ बना रही है। तो यहाँ पे डूअर कौन हुआ? मेरी माँ। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। अब जरा गौर करिएगा, माई मदर इज कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही है। तो जो ये माई मदर है, माई मदर, यही तो डूअर हुआ और ये वर्ब के पहले आया है। तो बस ये सिंपल सा क्या हो जाएगा बच्चे? सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। या यहाँ पे इसे समझ लेते हैं, महेश ज्वाइंड इंडियन आर्मी। महेश ने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया। कौन ज्वाइन किया बच्चे? महेश ज्वाइन किया। अब ज्वाइन करने का काम, ज्वाइन करने का काम यानी डूअर कौन है? आप कहेंगे सर महेश है। तो जब महेश है तो ये हो गया आपका सब्जेक्टिव केस। महेश, ये जो नाउन यूज हुआ है कौन से प्लेस पे यूज हुआ है बच्चे? सब्जेक्ट के प्लेस पे हुआ है। सो वी कैन से दैट नाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्टिव केस। गॉट इट? फिर आगे क्या है? टीचर्स आर वेरी ऑनेस्ट। टीचर्स जो होते हैं बहुत ईमानदार होते हैं। ये रहा आपका वर्ब। कौन ईमानदार होते हैं? टीचर्स ईमानदार होते हैं। कौन ईमानदार होते हैं बच्चे? टीचर्स ईमानदार होते हैं। तो टीचर्स की बात की गई है तो जिसके बारे में बात की जाती है सेंटेंस में वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। फिर हमने कहा मुंबई इज अ बिग सिटी। मुंबई एक बड़ा शहर है। कौन एक बड़ा शहर है बच्चे? मुंबई एक बड़ा शहर है। तो ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्टिव केस। और अभी मैंने बताया कि अगर वर्ब के पहले यूज हो रहा है, वर्ब के पहले यूज हो रहा है, क्या बोलेंगे? वर्ब के पहले यूज हो रहा है। अपने जहन में सेव कर लो, वर्ब के पहले यूज हो रहा है। देखो तीन चीजें, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। पहली प्रायोरिटी ये देखो, ये क्या है बच्चे? वर्ब। और वर्ब के पहले जो आएगा, वर्ब के पहले ये सब्जेक्ट और इस वर्ब के बाद जो आएगा ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो जब इसके पहले जो है अगर इस प्लेस पे आ गया
नाउन, तो इट मींस वो नाउन कौन से प्लेस पे बच्चे, सब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। तो ये आपका रहा सब्जेक्टिव केस। अच्छा, इसको पहचानेंगे कैसे बच्चे, एक तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, हु। कभी कभार और कुछ वर्ड पे आपको मिल सकते हैं, जैसे कभी कभार क्या के प्लेस पे भी आपको मिल सकता है, बट मैक्सिमम हु के रिप्लाई में ही आपको सब्जेक्टिव केस मिलेगा। हिंदी में बोले तो कौन। जैसे महेश ज्वाइंड इंडियन आर्मी, महेश ने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया, कौन ज्वाइन किया, महेश ज्वाइन किया। तो बस ये तरीका आपको फॉलो करना है, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस मतलब सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूजेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस, बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये सेंटेंस का फॉर्मेट होता है। ये क्या होता है सर, सेंटेंस का फॉर्मेट होता है। तो इस फॉर्मेट को अगर हम देखें तो ये फॉर्मेट क्या कहता है कि अगर ये वर्ब है, वर्ब के पहले आ रहा है तो सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस। बस सिंपल सी बात है। जैसे कि आई टीच, अब ये आप कहेंगे सर ये वर्ब है, तो आई टीच मैं पढ़ाता हूँ, मैं किसे पढ़ाता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो ये वर्ब के बाद आया है, और ये स्टूडेंट है ना, ये स्टूडेंट, ये क्या है बच्चे, नाउन है। लेकिन अब कहा जाए आपसे नाउन का कौन सा केस है, तो आप बोलेंगे सर ये ऑब्जेक्टिव केस है, सिंपल सा। माई मदर प्रिपेयर्ड, मेरी माँ ने बनाया, क्या बनाया बच्चे, एक डिश बनाया। अब ये वर्ब के बाद है, इसके बाद है वर्ब के बाद। जब ये वर्ब के बाद है तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ऑब्जेक्ट की सीट पे हो जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट की सीट पे आ जाएगा तो सिंपल सी बात करोगे सर, अब ये तो हर कोई पहचान लेगा, एक बच्चा भी पहचान पहचान सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट की सीट पे है तो ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम क्या है, बोलोगे सर एक्यूजेटिव केस। बस इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई दिक्कत। अच्छा कहते सर इसकी तरह पहचानने का तरीका बता दो, मैं बोलूंगा बच्चे बिल्कुल, व्हाट या फिर होम, व्हाट या फिर होम। ये मिटा दे रहा हूं, अभी मैंने समझाता, इसको याद रख लेना। व्हाट या होम हिंदी में बोले बच्चे तो क्या या फिर किसे। क्या या किसे के जो रिप्लाई में आएगा वही ऑब्जेक्ट होगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे कि आई टीच मैं पढ़ाता हूँ, होम आई टीच होम मैं किसे पढ़ाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। फिर माई मदर प्रिपेयर्ड मेरी माँ ने बनाया, व्हाट क्या बनाया, एक डिश बनाया, ठीक है। तो क्या या किसे के रिप्लाई में जो मिल रहा है वो क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट है। बट अगर मैं ये लिख दूं कि स्लेप्ट आई स्लेप्ट हेयर, मैं यहां सोया, तो मैं सोया, क्या सोया, क्या की जगह पे आ रहा है यहाँ, मैं सोया, किसे सोया, नहीं, मैं सोया कहाँ सोया, यहाँ। तो ये बच्चे कहाँ के रिप्लाई में आ रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये नहीं कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की सीट पे आया तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं। ऑब्जेक्टिव केस पे तभी हो सकता है जब वो क्या या फिर किसे का रिप्लाई दे रहा हो तब। जैसे कि यहाँ पे आई टीच मैं पढ़ाता हूँ, किसे पढ़ाता हूँ, किसे के रिप्लाई में आ रहा है, किसे पढ़ाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, अपने प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाता हूँ। माई मदर प्रिपेयर्ड मेरी माँ ने बनाया, क्या बनाया, क्या के रिप्लाई में आ रहा है, तो सर क्या के रिप्लाई में आ रहा है, तो जब क्या के रिप्लाई में आ रहा है तो हम पकड़ के निकाल लेंगे बड़े आसानी से कि सर ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। अब चाहे ना कितना भी बड़ा तुमको कोई सेंटेंस दे दे, कितना भी बड़ा, डरना नहीं बच्चे, बिल्कुल नहीं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो सी यूज्ड टू प्ले हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक इन हर चाइल्डहुड। इतना बड़ा मान लो, इतना भारी भरकम सेंटेंस दे दिया, बच्चों के देख के हाथ पांव फूलने लगे कि सर अब ये थे। अच्छा थोड़ा नाम भी बड़ा कर लेते हैं, मैं क्या लिख दूं इसमें, थोड़ा नाम इसको अपडेट करता हूँ, नाउन इसकी जगह पे कोई रख देता हूँ। जैसे मान लो लिख दिया मैंने समर, समर यूज टू प्ले हाइड एंड सीक इन हिज चाइल्डहुड, यहाँ पे हिज हो जाएगा। समर अपने बचपन में हाइड एंड सीक खेला करता था। अब बच्चे दो चीज अभी मैंने पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया जरा बताना। आप कहोगे सर सब्जेक्टिव केस, ये सर सब्जेक्टिव केस, सर ऑब्जेक्टिव केस, ये वाला सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में मैंने बताया था कैसे पता करेंगे, हु लगा के। समर यूज्ड टू प्ले हाइड एंड सीक इन हिज चाइल्डहुड, कौन खेला करता था, हु। तो आप कहोगे सर हु के रिप्लाई में तो आ रहा है समर बाबू, तो ये समर बाबू रहा सब्जेक्टिव केस, सिंपल सी बात है। और समर खेला करता था, व्हाट क्या खेला करता था, क्या वो चाइल्डहुड खेला करता था, हिज खेला करता था,
प्ले क्या करता था यार, समर क्या खेला करता था, मैंने ये पूछा तो समर हाइड एंड सीक खेला करता था। तो सर ये तो ऑटोमेटिक, हमने बिल में पानी भरा और सांप बाहर आ गया। मतलब हमने पानी कैसे भरा, क्या लगा के, क्या खेला करता था, जैसे हमने पानी भरा तुरंत तो सांप बाहर निकल के आया कि भाई साहब मैं ही ऑब्जेक्ट हूँ। ठीक है, देखो कितना आसान चीज, मैंने आपको कितना बढ़िया सा तरीका, सॉफ्ट सा तरीका बता दिया। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस क्लियर, कोई प्रॉब्लम, या एक और ले लेते हैं, माई टीचर बीट माई बेस्ट फ्रेंड विथ ये स्टिक। मेरे टीचर ने मेरे बेस्ट फ्रेंड को स्टिक से पीटा। अब कैसे पता करेंगे, तो कौन पीटा, टीचर पीटा। तो ये हो गया आपका सब्जेक्टिव केस। देखो प्रैक्टिस भी साथ साथ करा रहा हूं, ये रहा आपका सब्जेक्टिव केस। और टीचर ने पीटा, किसे पीटा जरा बताना, किसे पीटा। आप कहोगे सर मेरे दोस्त को पीटा, मुझे तो पीटेंगे नहीं, मैं तो सीधा साधा इंसान। किसको पीट दिया, मेरे दोस्त को पीटा। किसको पीटा, दोस्त को। अब पूरा क्या लिखा है भाई, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, मेन चीज होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना। तो मैंने आपको बच्चे रामबाण तरीका बता दिया, इस तरह से आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना है। और अगर आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान लेते हैं तो मेरे भाई ना तो आपको वॉइस में दिक्कत होगी, मतलब किसी भी टॉपिक में इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपने बड़े आसानी से सीख लिया। आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत प्यारा सा, बहुत छोटू सा हमारा थर्ड जो केस है वो है वोकैटिव केस। जरा बोलना मेरे साथ, वोकैटिव केस। बोलो सर वोकैटिव केस। हाँ यार एनर्जेटिक हो थोड़ा सा। वोकैटिव केस का मतलब क्या बच्चे, नाउन इज यूज्ड फॉर एड्रेसल। एड्रेसल का मतलब क्या है, संबोधन। मतलब जब हम किसी को बुला के बोले, क्या बोले, विवेक एक गिलास पानी ले आओ, तो इसका मतलब ये मैंने नहीं कहा कि विवेक कुछ कर रहा है। जैसे मैं बोल दूं कि विवेक खाना बना रहा है, तो क्या मैंने विवेक का नाम लिया, नहीं। लेकिन मैं अगर बोलूं विवेक तू आज खाना क्यों बना रहा है, तो इसका मतलब मैंने विवेक को बुला के, विवेक को एड्रेस करके मैंने उससे कुछ पूछा है। ठीक है, जो जब हम नाउन में, नाउन किसी भी सेंटेंस में नाउन को एड्रेस करके कोई चीज बोलते हैं बच्चे, तो वो कौन सा केस होता है, वोकैटिव केस होता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, मे आई कम इन सर। सभी बच्चे, ये मैं बार बार एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल को लेता हूं जो आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। आपने बोला मे आई कम इन सर, या ऐसे भी बच्चे बोलते हैं सर मे आई कम इन। लेकिन यार इन छोटे बच्चों को कौन समझाए, मैं इनसे तंग आ गया हूँ। कोई बच्चे बोलता है आई कम इन सर, कोई बोलता है माई कम इन सर, परेशान हो गया हूँ। हाँ, ये क्लास फोर्थ फिफ्थ सिक्स वाले ये जीना आराम कर देते हैं। कई बार समझाया कि बच्चे माई कम इन सर या आई कम इन सर नहीं होता, मे आई कम इन सर होता है ना। अब ये मे क्यों होता है, बहुत बच्चों को अच्छे से पता है कि यहाँ पे मे क्यों यूज किया। बहरहाल मैं और बड़ा टॉपिक नहीं लेके जाना चाह रहा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, किसको बच्चे आपने संबोधित किया है, सर को संबोधित किया है। किसको संबोधित किया है, सर को। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इट मींस आपने सर को बुलाया, फिर उनसे कोई चीज कहा। तो जब हम सर को बुला के उनसे कोई चीज कहते हैं, तो ये जो हमने जिनको बुलाया है, इट मींस ये वाला जो नाउन होगा ये वोकैटिव केस में होगा। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है ना, बहुत सही। आगे देखते हैं, पापा गिव मी 10 रुपीज। अब मैं नहीं बताने वाला, आप बताओ किसको यहाँ पे बुलाया जा रहा है, पापा मुझे 10 रुपए दे दो। आप कहोगे सर सिंपल सी बात, अपने पापा को बुला रहे हैं, तो इट मींस पापा कौन से केस में हो जाएंगे, आप कहोगे सर ये वोकैटिव केस में पापा जी हो जाएंगे। हाँ, लता स्टैंड अप, ये मैं नहीं बता रहा, आप करेंगे, होमवर्क है आपका, है ना। और ये आप होमवर्क जितना मैं आपको दूं, जैसे कि ये दिया प्रैक्टिस वाला, ये दिया था, और इससे मिलते जुलते आप, सॉरी यहाँ यूज टू रहेगा, तो आप इसे मिलते जुलते जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, या आप अपनी तरफ से कुछ अपडेट करके इसको क्वेश्चन को बनाना, और उसके बाद आप मेरे इंस्टाग्राम पे या जो हमारा एजुकेशनल व्हाट्सएप ग्रुप बना है आप उसमें शेयर करना, मैं आप सभी का कॉपी चेक कर दूंगा। ठीक है बच्चे, आगे आते टॉपिक पे। तो वोकैटिव केस कितने बच्चों को नहीं समझ में आया, क्या है ऐसा कोई, ओके ना सर, ऐसा कोई नहीं हो सकता कि जिसको ये ना समझ में आया हो। फिर क्या है, डेटिव केस। फोर्थ नंबर पे कौन सा आता है बच्चे, डेटिव केस। डेटिव केस का मतलब क्या है, हमने लिखा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर इन डेटिव केस। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर इन डेटिव केस। अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए, मैंने क्या कहा, अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए, तो इट मींस बच्चे वो एक किस में होगा,
एक तो आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही रहेगा, जैसे कि यहाँ भी हमने पढ़ा था कि अगर व्हाट के रिप्लाई में आ रहा है या फिर हुम के रिप्लाई में आ रहा है एक, अगर एक सिंगल सिंगल है तो वो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। लेकिन बच्चे जब डबल ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे कि सी गेव, उसने दिया, क्या दिया, आप कहोगे सर एक लेटर दिया, तो ये जो क्या के रिप्लाई में आ रहा है बच्चे, इसको हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई गिफ्टेड, मैंने गिफ्ट किया, क्या गिफ्ट किया, एक न्यू शर्ट गिफ्ट किया, तो आप कहेंगे सर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद में आई गिफ्टेड, मैंने किससे गिफ्ट किया, तो आप कहोगे सर फ्रेंड को गिफ्ट किया। सी गेव, उसने दिया, किसे दिया, आप कहोगे सर पोस्टमैन को दिया, है ना। तो ये जो किसे का रिप्लाई आ रहा है, यानी ये जो होम का रिप्लाई आ रहा है, जो इसके प्लेस पे बैठा हुआ है, आपका यही होगा डेटिव केस। कौन सा होगा बच्चे? यही होगा डेटिव केस। और जो किसे के रिप्लाई में आता है डबल ऑब्जेक्ट के केस में, उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? वैसे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जो नाउन या प्रोनाउन यूज किया जाता है, हम उसी को क्या कहते हैं? डेटिव केस। रिपीट कर दूं? चलो रिपीट कर दे रहा हूं। मैंने क्या कहा? सी गेव, उसने दिया, किसे दिया? पोस्टमैन को दिया। क्या दिया? एक लेटर दिया। फिर से देखो, उसने पोस्टमैन को एक लेटर दिया। क्या दिया? एक लेटर दिया। किसे दिया? पोस्टमैन को दिया। तो ये जो किसे के रिप्लाई में आता है, यही होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कब? जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तब। जैसे कि आई गिफ्टेड, मैंने गिफ्ट किया, क्या गिफ्ट किया? एक नया शर्ट गिफ्ट किया। किसे किया? अपने फ्रेंड को किया। तो किसे के रिप्लाई में आ रहा है? तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की सीट पे बच्चे जो नाउन बैठा हुआ है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की सीट पे जो नाउन बैठा हुआ है, वही किस केस में होता है? डेटिव केस में होता है। बताना समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यस सर, बिल्कुल से समझ में आया। क्या आया? कि जो डेटिव केस क्या होता है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज किया जाए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज किया जाएगा तब तो वो तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज किया गया तो वो कौन सा केस होगा बच्चे? डेटिव केस। मैंने कम से कम 5 बार ये चीज तुमको समझाया। अब भी ना आए भाई तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। और ना समझ में आए तो वीडियो 5 बार मैंने बताया, 5 बार और घुमा घुमा के देखो, 25 बार हो जाएंगे, अब तो दिमाग में घुसेगा। चलिए आगे। अब जहां से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, आपका सबसे चहेता, सबसे फेवरेट ये रहा, पजेसिव या फिर जेनेटिव केस। कौन सा केस बच्चे? पजेसिव केस या फिर जेनेटिव केस। इसका मतलब क्या है? इट इज यूज्ड टू शो ओनरशिप, ओनरशिप, या फिर बच्चे वी कैन से दैट, वी कैन से क्या कह सकता हूं यार, अपनी सरकार है, कुछ भी कह लो। चलो, हमने कहा पजेशन। क्या कहा बच्चे? पजेशन, ओनरशिप या फिर पजेशन। ओनरशिप मतलब होता है मालिकाना और पजेशन मतलब होता है अधिकार। और हिंदी में बोले तो आपको देखने को मिलेगा का, की या फिर के। इसको मैंने हिंदी से समझाना ज्यादा बेटर समझा, इसलिए मैंने इसका हिंदी लिख दिया आपके लिए। तो बच्चे जैसे है अरविंद की किताब, तो इसमें मैं कुछ चीजों को थोड़ा सा ऐसा करता हूं कि बच्चे अगर अरविंद की किताब की अगर बात की जाए तो ये कैसे बनेगा? अरविंद। क्या बनेगा बच्चे? अरविंद। और किताब का क्या हो जाएगा? बुक। और इस की के लिए बच्चे, इस की के लिए हम क्या लगाएंगे? इस की के लिए हम क्या लगाएंगे बच्चे? एपोस्ट्रॉफी। यहाँ पे क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रॉफी। तो क्या हो जाएगा? अरविंद बुक। क्या हो जाएगा बच्चे? अरविंद बुक। तो कहोगे सर ऐसे घर का दरवाजा है, तो ये भी सिंपल है। घर का क्या हो जाएगा? हाउस। क्या हो जाएगा? हाउस। और फिर का क्या हो जाएगा? ऑफ। और फिर दरवाजा का क्या हो जाएगा? डोर। ओ सॉरी यार, मैं तो अपने हिसाब से बताने लगता हूँ। हाउस, और फिर उसके बाद में इस का के लिए आप ऐसा करो, ये लगा दो हाउस, और फिर दरवाजा का क्या कर दो? डोर। ऐसा कर दो। लेकिन मैं कहूंगा बच्चे यह यहाँ पे गलत है, इस तरह से ये नहीं होगा। इसको करने का तरीका क्या है? अगर बच्चे कोई लिविंग थिंग है, क्या है? अगर कोई लिविंग थिंग है, कोई अगर लिविंग थिंग है और अगर हम उसका पोजीशन दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? उसका पोजीशन दिखा रहे हैं, तो जो नाउन फर्स्ट है, जो नाउन फर्स्ट है उसी में हम एपोस्ट्रोफी यस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बच्चे? एपोस्ट्रोफी यस। और उसके जस्ट बाद हम लिख देंगे नाउन सेकंड।
जैसे कि यहाँ पे क्या था अरविंद, तो आप कहोगे सर ये अरविंद तो कोई लिविंग थिंग है, यानी कोई सजीव चीज है, तो यन1 मतलब नाउन वन अरविंद, और एपोस्ट्रोफी एस मतलब अरविंद, और सीधा उसके बाद यन2 मतलब नाउन टू को हमें लिख देना है। ये रहा आपका। और फिर ऐसे देखो, अगर देखा जाए क्या देखा जाए, सब कुछ देखो इधर बोर्ड पे देखा जाए सब कुछ, है ना बच्चे। ये है आपका यन1, क्या है यन1, और आप कहोगे सर ये रहा आपका यन2, बताओ है कि नहीं है। अब बड़ा सिंपल सा है बच्चे, लेकिन लॉजिक यहाँ पे ये है कि ये जो घर आगे आप देख रहे हैं ये एक नॉन लिविंग थिंग है। क्या है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, निर्जीव मतलब बेजान। तो इसके लिए रूल ये है, क्या है देखते हैं यहाँ, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग। इसमें बच्चे हम उल्टा चलेंगे, जैसे इसमें पहले यन1 लिखे थे उसके बाद यन2 लिखे थे, मतलब नाउन जो पहला नाउन था उसको पहले लिखे थे, जो बाद वाला नाउन था उसको हम बाद में लिखे थे। बट इसमें उल्टा होगा कि हमें सबसे पहले यन2 लिखना पड़ेगा, उसके बाद में एन1 लिखना पड़ेगा, और जो बीच में ये का की क्या आएगा इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ऑफ। क्या लगाना पड़ेगा? ऑफ। बस इतना सा डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग में। बट बच्चे यही एपोस्ट्रोफी ही हर जगह लगाते हैं, या तो ऑफ ही हर जगह लगाते हैं। बट बच्चे ग्रामर क्या है? ग्रामर का मतलब ऐसी कोई टेक्निक जो हमें किसी भी लैंग्वेज को सही रूप से पढ़ना लिखना या फिर बोलना सिखाए। तो यार ग्रामर का यूज करो ना, इसी दिन के लिए तो बना है। फिर क्या है? घर का दरवाजा, तो आप कहोगे सर अब इसका मतलब ये नॉन लिविंग है, तो हम क्या करेंगे उल्टा बनाएंगे, N2 मतलब सबसे पहले हम दरवाजा का इंग्लिश लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा डूअर। फिर क्या है? ऑफ, और घर को हम पीछे लिखेंगे यानी N1 बाद में लिखेंगे, डूअर ऑफ हाउस। मतलब मजा आया कि नहीं आया? आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत 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 मजा आया। फिर आगे घर का मालिक, तो आगे क्या है? अब बहुत बच्चे सोचेंगे यार ये तो मालिक मालिक है तो ये लिविंग थिंग हो गए, तो हम ऐसा कर देते हैं ओनर्स हाउस लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा बच्चे। हमें आगे वाले पे फोकस करना है। आगे क्या है? तो आप कहेंगे सर आगे है निर्जीव कोई चीज यानी नॉन लिविंग थिंग, तो ये हो जाएगा बच्चे N1, ये हो जाएगा N2, बार बार ये नहीं लिखूंगा। अब ये नॉन लिविंग है तो इसको उठा के पहले लिखो, है ना, यानी उल्टा लिखते हैं, ये इधर भेजते हैं और ये इधर भेजते हैं, बीच में क्या लगा देते हैं ऑफ। तो मालिक का क्या हो जाएगा बच्चे? आप कहेंगे सर ओनर। क्या हो जाएगा? ओनर ऑफ। अब घर को पीछे यानी कि हाउस। बताओ क्या कोई प्रॉब्लम? कहोगे सर बिल्कुल नहीं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। फिर क्या है? मालिक का घर। अच्छा आगे मालिक आ गए। अब यहाँ पे क्या है? सजीव चीज कोई है, लिविंग थिंग कोई है, तो हम इसको पहले लिखेंगे ओनर, यानी ये केस नंबर फर्स्ट है ये वाला लिविंग थिंग। तो इसी में N1 में ही हमें क्या लगाना है? एपोस्ट्रोफी एस, इट मींस ओनर्स। और फिर अब ये यही वाला काम हमने एपोस्ट्रोफी एस लिख के किया है। घर तो मालिक का, इसका मतलब वो मालिक का, और घर का क्या हो जाएगा बच्चे? हाउस। बताओ क्या कोई सिंगल प्रॉब्लम हो रही है? होगी सर नहीं, वी आर एंजॉइंग, बहुत मजा आ रहा है। फिर एक कुर्सी का रंग, आगे वाला देखो क्या है, फिर वही चीज नॉन लिविंग, ऐसा करो ऐसा करो, बीच में क्या लगा दो? ऑफ। रंग का क्या हो जाएगा बच्चे? कलर, कलर ऑफ कुर्सी का क्या हो जाएगा? चेयर। कुर्सी का पैर या आप बनाना, ठीक। फिर मंदिर का पुजारी, आगे यही नॉन लिविंग थिंग, तो फिर वही सेम चीज। आगे अगर लिविंग थिंग है तो हमें ये करना है, लिविंग थिंग है तो हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, और अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो हमें ऑफ लगाना है, ये चीज। अब थोड़ा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। चलिए आगे यहाँ पे क्या आ गया भाई, कहाँ से आ गया, कोई ना, अभी मुझे लिखना पड़ेगा, अभी तक लिख के बना रखा था, कोई बात नहीं लिख देता हूँ यार, कौन सा आलस है मेरे अंदर। अब बच्चे ये पहला रूल तो हम सभी को समझ में आया। अब इसी में हम थोड़ा सा अपडेट करते हैं। क्या करते हैं? अपडेट। कैसे अपडेट करते हैं? अगर मान लो हमें बनाना है पोजीशन ऑफ प्लूरल नाउन्स, इट मीन्स अगर हमें किसी प्लूरल नाउन का पोजीशन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? हिंदी नहीं लिख रहा, आप वही समझ जाना कि का की के अगर ऑफ आ रहा है तो का की के वही मतलब एपोस्ट्रोफी एस आ रहा है तो उसका भी सेम मीनिंग है, ठीक है। अब हमने कहा लड़कों का हॉस्टल, चल लिख देता हूँ यार नहीं तो तुम समझ नहीं पाओगे। लड़कों का हॉस्टल,
आदमियों के दोस्त, लड़कियों के गहने, औरतों कीड़ा बैठ गया, औरतों की सोच, मतलब हमने ये लिख दिया। फिर हमने लिखा बच्चों के खिलौने, बच्चों के खिलौने, चूहों की दांत, चलो इतना बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा हमें नया लॉजिक सीखने को मिलेगा कि अगर सिंगुलर था वो तो मैंने बता दिया, बट अगर प्लूरल नाउन है तो इसको हम कैसे इसका पोजीशन बताएंगे। क्या लिखा है, लड़कों का हॉस्टल। आप कहेंगे सर ये तो आगे लिविंग थिंग है, क्या है लिविंग थिंग। तो हमने भाई लड़का और लड़कों अलग चीज है, लड़का मतलब कोई एक और लड़कों मतलब एक से ज्यादा। तो लड़कों, लड़का का हमने लिखा पहले बॉयज, क्या लिखा बच्चे, पहले लड़का का लिखते हैं बॉय, ये हमने लिखा बॉय, ठीक। और उसके बाद में प्लूरल क्या है, लड़कों, तो क्या हो जाएगा बॉयज, जैसे प्लूरल बनाया बॉयज। अब इस बच्चे इस चीज के लिए यानी कि का के लिए हमने लगा दिया एपोस्ट्रोफी, यानी बन गया बॉयज, क्या बन गया बॉयज। फिर क्या है हॉस्टल। अब आप एक चीज गौर करना बच्चे कि यहाँ पे क्या बन गया, एक हिसिंग साउंड बन गया। कैसा साउंड बन गया बच्चे, हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड मतलब जिसमें स की आवाज थोड़ा खींच के निकले, थोड़ा देर तक निकले, इट इज कॉल्ड हिसिंग साउंड। तो बॉयज हॉस्टल क्या है, बॉयज हॉस्टल, इट मींस हिसिंग साउंड आ रहा है। तो इट मींस यहाँ पे बच्चे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जब हिसिंग साउंड आए, तो अभी तक का अगर मान लो हमें नॉर्मल केस में बनाना होता तो हम इस तरह से बनाते कि अगर होता लड़का का हॉस्टल तो बॉयज हॉस्टल बना देते इस तरह से। लेकिन जब प्लूरल बना रहे हैं और हिसिंग साउंड आ रहा है तो हम एपोस्ट्रोफी, ये वाला जो एपोस्ट्रोफी के बाद वाला एस रहता है ये वाला, हम इसको गायब कर देंगे और बाद में ये कॉमा लगा के इसे छोड़ देंगे। बताओ कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर एक ढेले की दिक्कत नहीं, एक पैसे की दिक्कत नहीं। फिर है आदमियों, तो आदमी का बच्चे हमने कहा मैन, मैन मतलब क्या होता है आदमी। अब आदमियों का अगर मैं प्लूरल बनाऊं तो क्या मैंस होगा, आप कहोगे नो सर बिल्कुल नहीं। आदमियों का मीनिंग क्या होता है मेन। अब बताओ अगर मैंने इसका प्लूरल बनाया तो क्या इसके एंड में एस आया, आप कहोगे सर नहीं, क्या आ रहा है एन आ रहा है। इट मींस अगर हम यहाँ इसके लिए एपोस्ट्रोफी एस लगा दें तो कोई हिसिंग साउंड नहीं आ रहा, इट मींस ये नॉर्मल केस, यहाँ कोई भी दिक्कत कोई भी इश्यू नहीं है। तो मेंस फ्रेंड्स। फिर क्या है लड़कियों के गहने, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, लड़की का क्या होता है गर्ल, गर्ल। अब लड़कियों है तो गर्ल का प्लूरल हमें पता होता है कि गर्ल्स, और जैसे ही इसका प्लूरल बनाया लास्ट में एस आया तुरंत दिमाग में हमारे घंटी बजी कि यार जैसे ही मैं इसमें इसके लिए अधिकार इसका दूंगा तुरंत ये हिसिंग साउंड बना देगा। तो ऐसे हिसिंग साउंड को हटाने के लिए, कम करने के लिए बच्चे हमको लास्ट में ये कॉमा लगाना पड़ता है। तो गर्ल्स ज्वेलरी। बताओ कोई दिक्कत, आप कहोगे सर कोई भी दिक्कत नहीं, समझ में आया। ऐसे औरतों की सोच। अब औरतों, औरत का इंग्लिश होता है बच्चे वुमेन, क्या होता है वुमेन। हाँ, औरतों का इंग्लिश क्या होता है बच्चे वुमन। अगर औरत का केवल बात किया जाए तो ये वुमेन होगा। लेकिन अगर मान लो औरतों है तो क्या वुमेन्स होगा, आप कहोगे सर ना, वुमेन्स नहीं होगा। औरतों का मीनिंग होता है विमेन, यानी वुमन का प्लूरल वुमेन्स नहीं विमेन होता है। तो इसका प्लूरल देखो हमने बना दिया, बट ये बताओ क्या इसके एंड में एस आ रहा है,
आप कहोगे सर नहीं, तो इट मीन्स यहाँ इसके लिए हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाने के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो क्या हो जाएगा विमेन्स थिंकिंग। फिर क्या है, बच्चों के खिलौने, चाइल्ड मतलब एक बच्चा और चिल्ड्रन मतलब कई सारे बच्चे, प्लूरल बनाया, थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं, प्लूरल बनाया, क्या लास्ट में ऐसा आया, आप कहोगे सर नहीं, तो आप यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी करिए, ऐसा लगा दीजिए चिल्ड्रंस टॉयज, ये वाला आप मुझे होमवर्क में करके बताइएगा। फिर हमने कहा अध्यापकों के डंडे, अध्यापकों के डंडे, तो क्या हो जाएगा अध्यापकों का इंग्लिश टीचर्स, और जैसे हमने टीचर्स किया लास्ट में एस आ गया। अब प्रॉब्लम हो गई कि सर जब एस आ रहा है तो जैसे हम इसके लिए ये का की के लगाएंगे तो तुरंत ये हिसिंग साउंड दे देगा, तो एक काम करिए सर इसको गायब कर दीजिए, हमने गायब कर दिया। अब ये सही है, टीचर्स स्टिक्स, स्टिक्स सही है, हाँ वेरी गुड, और इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अभी हमने क्या सीखा कि अगर मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए कि हम प्लूरल का बना रहे हैं और हिसिंग साउंड आ रहा है, क्या आ रहा है, हिसिंग साउंड आ रहा है, कहीं पे हिसिंग साउंड आ रहा है बच्चे, तो हम उसमें एपोस्ट्रोफी यस बाद में लगाते हैं और इतना करके हम छोड़ देते हैं। बट अगर मान लिया जाए कहीं पे हिसिंग साउंड प्लूरल बनाते टाइम नहीं आ रहा, कहीं पे ये नहीं आ रहा हिसिंग साउंड, ये चीज आपको कहीं नहीं देखने को मिल रहा है हिसिंग साउंड, तब आप एपोस्ट्रोफी यस कहाँ लगाएंगे बच्चे, जैसा रूल है इस तरह का ये आप लगाएंगे। ये रूल नंबर आपका इधर था फर्स्ट, ये वाला आपका रूल नंबर था फर्स्ट, और ये आपका रूल नंबर सेकंड है, ये आपका रूल नंबर सेकंड है। बताओ क्या कोई प्रॉब्लम हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, नो। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसी में एक थोड़ा सा लॉजिक है क्योंकि मैं आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूं। चलिए इसमें बच्चे लॉजिक ये है, हमने कहा मुकेश की दुकान, मुकेश की दुकान, पारस का भाई, आप एक चीज बताना मेरे को कि ये जो हमने लिखा है मुकेश, क्या ये प्लूरल है, अभी जो हमने ये रूल बताया था ये किसके लिए बच्चे बताया था, किसके लिए रूल बताया था, प्लूरल के लिए, बट यहाँ पे जो हमने लिखा है ये सिंगुलर लिखा है, तो बच्चे मुकेश के लिए क्या हो जाएगा, मुकेश सिंगुलर है, तो सिंगुलर है, आप इस केस में एपोस्ट्रोफी यस लगा सकते हैं, चाहे हिसिंग साउंड हो चाहे ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा मुकेश शॉप, पारस का भाई, पारस सिंगुलर है तो हम क्या लिखेंगे पारस एपोस्ट्रोफी यस पारस ब्रदर। बताओ क्या कोई प्रॉब्लम हुई, क्या कोई प्रॉब्लम यहां तक का है, क्रिस्टल एंड क्लियर है ना सारा टॉपिक, आप कहेंगे सर यस बिल्कुल क्लियर। चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब कॉमन पोजीशन सीखते हैं और साथ में स्प्लिट पोजीशन सीखते हैं, और उसके साथ साथ हम फिर सीखेंगे डबल पोजीशन। तो पहला हम सीखेंगे बच्चे अब कॉमन एंड स्प्लिट पोजीशन। भाई ये सीख के ना कहोगे वाह सर क्या पढ़ाते हैं आप, मजा ही आ गया, मौज कर दी। कॉमन एंड स्प्लिट पोजीशन, अब इसमें क्या होता है, जैसे भाई हम लोग है ना क्रिकेट लवर, तो सबसे पहले हम क्रिकेट वाले एग्जांपल्स को लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया रोहित और विराट, भाई ये सारे एग्जांपल मैं बार बार लेता हूँ, इसलिए बार बार लेता हूँ कि ताकि मतलब मैं हमेशा एग्जांपल्स को नहीं चेंज करता, बट ऐसे एग्जांपल्स को बार बार लेके समझाता हूँ ताकि बच्चों के जहन में ना मतलब वो मुझे समझाना ना पड़े, वो उनको ऑटोमेटिकली उनका माइंड वहां तक पहुंच जाए कि हाँ सर ये अप्रोच इसका होगा, ये चीज सही है, ठीक है। तो इस तरह से रोहित और विराट की टीम, फिर हमने कहा रोहित और
सूर्या भाव की टीम। फिर थोड़ा इंग्लिश में लिख लेते हैं अब, कोहली एंड अनुष्का वेडिंग। कोहली एंड अनुष्का फ्रेंड, ब्रेस ब्रेसेस। फिर हमने कहा और किसका ले ले, बस इतना। चल पहले इतना समझाते हैं फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इतने से क्लियर हो जाएगा। रोहित और विराट की टीम। तो अब आप बच्चे एक चीज बताना, पहले हम इंडियन टीम की बात करेंगे, उसके बाद आईपीएल टीम की बात करेंगे। अब बताओ रोहित और विराट की जो इंटरनेशनल टीम है वो कैसी है, आप कहोगे सर सेम है, इट मीन्स ये कॉमन है। जो ये टीम, ये वाली चीजें, ये कैसा है बच्चे, आप कहेंगे सर ये कॉमन है, तो हमने लिख दिया टीम पहले। फिर उसके बाद में रोहित और विराट, इसका मतलब रोहित एंड रोहित एंड विराट, रोहित एंड विराट, अभी ये लिखा। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि एपोस्ट्रोफी में किस पे लगाऊं, रोहित पे लगाऊं या विराट पे लगाऊं या फिर दोनों पे लगाऊं। अभी मैं इंडियन टीम की बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल टीम की बात कर रहा हूं। तो आप कहेंगे सर इसमें तो दोनों सेम की, दोनों की सेम टीम है। तो जब सेम होगा इट मींस ये जो टीम है इस पे पोजीशन कैसा होगा बच्चे, आप कहेंगे सर ये कॉमन पोजीशन होगा। कॉमन पोजीशन है तो हम क्या करेंगे बच्चे, एपोस्ट्रोफी हम लगाएंगे लास्ट वाले पे, तो हो जाएगा रोहित एंड विराट टीम। इट मींस जो इंडियन टीम है ये रोहित और विराट की सेम है। बताओ क्या कोई दिक्कत, तो ऐसे केस में तो हम ये लगाएंगे। बट अगर हम आईपीएल टीम की बात करें तो रोहित एंड विराट टीम। अब बच्चे आईपीएल में दोनों का जो टीम है वो डिफरेंट है, आईपीएल में दोनों का टीम अलग अलग है। तो ऐसे केस में देखो ये जो टीम है इस पे यहाँ पे बच्चे दोनों का कॉमन पोजीशन है, तो जब कॉमन पोजीशन होगा तो हम लास्ट वाले पे लगाएंगे। और जब अलग अलग है, रोहित का अलग आईपीएल टीम है, विराट का अलग टीम है, तो इट मींस यहाँ पे पोजीशन जो है वो स्प्लिट है। स्प्लिट का मतलब अलग अलग होना, डिफरेंट डिफरेंट होना। तो अब यहाँ पे ऐसे केस में बच्चे हम दोनों पे अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे। बताओ क्या कोई दिक्कत आपको के सर, बिल्कुल नहीं, मजा आ गया। मतलब जब कॉमन पोजीशन तो लास्ट वाले पे अपॉस्ट्रोफी यस, और जब स्प्लिट पोजीशन तो दोनों पे। क्लियर। अब ऐसे रोहित और सूर्या की टीम मान लो ये आ जाए, तो आप कहेंगे सर ऐसे केस में तो दोनों का आईपीएल टीम भी सेम है और इंटरनेशनल टीम भी सेम है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, सिंपल सा लास्ट वाले वर्ड पे यानी कि रोहित एंड सूर्या, लास्ट वाले पे लगा देंगे रोहित एंड सूर्याज टीम, क्योंकि आईपीएल टीम भी दोनों के सेम है और उसके बाद इंटरनेशनल टीम भी सेम है। तो जब दोनों सेम है तो अपॉस्ट्रोफी यस लास्ट वाले पे। और यहाँ पे अलग अलग दोनों का मैंने रूल आपको बता दिया। अब बताओ कोहली एंड अनुष्का वेडिंग, वेडिंग पे दोनों का बताओ बराबर अधिकार होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे सर दोनों होगा, तो किस पे लगेगा, लास्ट वाले पे, यानी कोहली एंड अनुष्काज वेडिंग, इट इज कॉमन पोजीशन। बट कोहली एंड अनुष्का ड्रेसेस, कोहली और अनुष्का के ड्रेसेस आप कहोगे सर ये तो डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो इट मीन ये स्प्लिट पोजीशन है, तो दोनों पे अलग अलग लगेगा। आई थिंक ये अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। बता बच्चे क्या आपको यहाँ तक का कोई दिक्कत, आपको के सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। फिर और हम लिख लेते हैं जैसे कि इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया एंड पाकिस्तान
इंडिया एंड पाकिस्तान पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। तो अब बताओ किस में लगेगा? इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर, तो बॉर्डर तो दोनों का सेम है ना, बॉर्डर तो कॉमन है ना। तो आप कहेंगे सर जो बॉर्डर कॉमन है तो हम क्या कर देंगे, लास्ट वाले पे अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। इंडिया एंड पाकिस्तान पीएम, अब पीएम दोनों के अलग अलग हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान पीएम। बताओ मजा आया कि नहीं आया? अब पता है कैसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं बच्चे, इसमें क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे, लिख दिया जाएगा इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर आर डेंजरस, ऐसे मान लो दे दिया गया क्वेश्चन। फिलहाल ये कंपेटिटिव लेवल में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर आर डेंजरस। तो सभी को लगेगा कि भाई इंडिया है पाकिस्तान है, दो के बॉर्डर है इसलिए आर लगेगा। लेकिन आप बताओ कि इंडिया और पाकिस्तान, जैसे आपने एपोस्ट्रोफी यस देखा तो तुरंत दिमाग में घंटी बजी कि सर लास्ट वाले पे है, और यहाँ पे बॉर्डर की बात की जा रही है, तो इसका मतलब बॉर्डर एक ही है, कॉमन बॉर्डर है, तो इसलिए यहाँ पे आर नहीं, क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। बताओ मजा आया कि नहीं आया? चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? आप कहोगे सर नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे इसमें हम एक चीज सीखेंगे, थोड़ा पर्सोनिफाइड बेस, यानी हम कह सकते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है? व्हेन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, व्हेन नॉन लिविंग थिंग, when non-living things are represented as if living, मतलब कि जब कोई नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग की तरह दिखाई जाए या ह्यूमन एक्टिविटीज से रिलेट करके दिखाई जाए, तो बच्चे उसी को हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। हम ऐसे केस में कैसे बनाएंगे, जैसे कि हमने कहा इंडिया, इंडियाज रोड्स, ये लिखा मैंने आपके सामने। फिर हमने लिखा इंडियाज कल्चर लिखा, फिर लिखा इंडियाज पॉपुलेशन, इंडियाज पॉपुलेशन, फिर हमने आपके सामने लिखा अर्थ्स ब्यूटी, या फिर हमने लिखा अर्थ्स ग्रेविटी, या फिर इसी को मैंने लिखा ब्यूटी ऑफ अर्थ, फिर लिखा यहाँ पे मैंने ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, फिर चाइनाज पीस, चाइनाज चाइना की क्या मान लें, पीस हो गया, और फिर उसके बाद में चाइना के मेट्रो, फिर हमने मान लिया हेवेंस पीस। अब इतने से समझा देते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा एग्जांपल्स ले सकते हैं, बट इतने से मैं आपको पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। जैसे बच्चे यहाँ पे मैंने क्या बताया कि पर्सोनिफिकेशन का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब कोई नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग की तरह, सजीव की तरह दिखाई जाए, है ना, तो वहां पे बच्चे उसको हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। और अगर पर्सोनिफिकेशन है तो वहां पे एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। मैंने क्या कहा, अगर पर्सोनिफिकेशन है तो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, अदरवाइज बच्चे क्या लगा, वहां पे ऑफ लगेगा। ठीक है, जैसे कि हमने कहा इंडियाज रोड्स, भारत के सड़क, तो ये पीछे वाला देखना, भारत के सड़क,
तो अब ये बताना क्या सड़क का क्या ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है कि यार सड़क इंसान ऐसा कुछ? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो इसको बच्चे हम क्या करेंगे, रोड्स ऑफ इंडिया, इसको हम बनाएंगे इस तरह से, रोड्स ऑफ इंडिया। बट बच्चे यहां जरा देखना, हमने कहा इंडिया पॉपुलेशन मतलब भारत की जनसंख्या। तो आप एक चीज बताना, जनसंख्या इंसानों की होती है कि नहीं होती है? आप कहेंगे सर बिल्कुल, ये जो जनसंख्या इंसानों से रिलेट करती है, और अगर इंसान से रिलेट करती है तो ये पर्सोनिफिकेशन है, तो ये वाला सही है। अब बताओ क्या कल्चर इंसानों का होता है, सभ्यता इंसानों की होती है? आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है, तो ये भी सही है। ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि पॉपुलेशन इंसानों की होती है और कल्चर ये भी इंसानों का होता है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। अब अगर यहाँ नहीं समझ में आया, यहाँ और एक अच्छे एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। एक चीज बताना, क्या ब्यूटी इंसानों में होती है, सुंदरता इंसानों में होती है? आपको कि सर बिल्कुल होती है, इंसानों में ही तो होती है। तो अर्थ ब्यूटी मतलब पृथ्वी की खूबसूरती या पृथ्वी की सुंदरता, और सुंदरता इंसानों में होती है, तो ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। लेकिन एक चीज बताना बच्चे, क्या ग्रेविटी इंसानों से रिलेट करती है? आप कहोगे नहीं सर, ये तो अर्थ से ही डायरेक्ट रिलेट करती है। तो बच्चे ये पर्सोनिफिकेशन है, तो इसमें ये सही है, यानी अर्थ ब्यूटी। बताओ सही है कि नहीं सही है? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। और अर्थ ग्रेविटी, ग्रेविटी पर्सोनिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ये इंसानों से रिलेट नहीं करती है। तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, अर्थ ग्रेविटी नहीं होगा, क्या होगा, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। इट मीन्स ये ब्यूटी ऑफ अर्थ नहीं होगा, अर्थ ब्यूटी होगा, और अर्थ ग्रेविटी नहीं होगा, क्या होगा, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ये बहुत लॉजिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा चाइनाज पीस, चाइनाज मेट्रो हेवेंस पीस। आप ये मुझे अपना होमवर्क समझ के, जो होता ना कि आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिया है। जितने पे ये टिक लगा रहा हूँ होमवर्क के लिए, ये आप हर एक क्वेश्चन मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करेंगे, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो इतने सारे बच्चों का बना हुआ है, आप उसमें जुड़ के आप डायरेक्टली आप मेरे से अपनी कॉपियां चेक करवा सकते हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज था, पर्सोनिफिकेशन बेहद इंपॉर्टेंट, इसको सीखना बच्चे बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा डबल पोजीशन। कॉमन पोजीशन सीख लिया, स्प्लिट पोजीशन सीख लिया, अब हम सीखेंगे बच्चे डबल पोजीशन। डबल पोजीशन जैसे कि हमने कहा रोहित, रोहित के भाई की दुकान, रोहित के भाई की दुकान, विकास के दोस्त की पत्नी, विकास के दोस्त की पत्नी। अब यहाँ पे बच्चे ना हमने क्या किया है, डबल डबल पोजीशन लिया है, यानी डबल डबल लोगों का अधिकार लिया है। जैसे कि पहला पोजीशन तो ये हुआ बच्चे, रोहित के भाई, यानी रोहित का भाई, पहला पोजीशन तो ये हुआ रोहित का भाई, और दूसरा क्या हुआ, भाई की दुकान। तो रोहित का भाई और भाई की दुकान, इट मीन्स ये हो गया बच्चे N1, मतलब नाउन वन, ये हो गया नाउन टू, और ये क्या हो गया, नाउन थ्री। और इसमें डबल पोजीशन आ रहा है, एक ये और एक ये। ऐसे विकास के दोस्त की पत्नी, तो ये क्या हो गया बच्चे, N1, N2 और N3, जिसमें पोजीशन कितना है, एक और दो। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे? तो बच्चे इसके लिए हम सिंपल सा ये बनाएंगे, ये रूल याद रखना मेरे जिगर के छल्लों, N3, क्या, N3 ऑफ N1s
N2। बस ये वाला आप रूल याद रखना बच्चे। ये सारा मेरा बनाया गया है जो कि मैं आपको एकदम शानदार तरीके से दे रहा हूँ कि कोई दिक्कतें ना हो। रोहित के भाई की पत्नी N1 N2 N3 बनाना कैसे, N3 ऑफ N1 से N2। N3 क्या हो जाएगा बच्चे, शॉप, शॉप ऑफ, कितना कर दिया N1। N1 क्या है, रोहित, हमने लिखा रोहित। और फिर क्या करना है, एपोस्ट्रोफी एस रोहित में ही लगा देना है, रोहित। और फिर N2, N2 क्या है बच्चे, भाई, तो भाई का क्या हो जाएगा, ब्रदर। देखो कैसे बन गया आसानी से, शॉप ऑफ रोहित ब्रदर। फिर है विकास के दोस्त की पत्नी, तो ये कैसे बन जाएगा, पीछे से बनाते हो, पहले पीछे कर लो उसके बाद सीधा सीधा बना दो। तो पत्नी का क्या हो जाएगा बच्चे, वाइफ ऑफ विकास। और मैंने बताया था कि अगर सिंगुलर है तो हिसिंग साउंड चल सकता है, विकास फ्रेंड। ये लो, क्या कोई दिक्कत हुआ, आप कहेंगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुआ। और मैंने बस आपको केवल एक वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट नाउन के जो ये केस थे, और नाउन के ये केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट यानी पॉजिटिव या फिर जेनेटिव केस है, इसमें एपोस्ट्रोफी यस लगाने का जो रूल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके बेसिक से एडवांस लेवल तक का पूछा जाता है, वो मैंने आपको करा दिया। हाँ, इसमें 2-3 रूल और भी हैं, बट बच्चे वो काम के नहीं है, वो उतने यूज में नहीं आते। जो सबसे ज्यादा यूज में आते हैं और हमको लाइफ टाइम सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते थे, मेरा वादा है कि आप मेरे इस एक सिंगल वीडियो से अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बट इसके बाद भी अगर आपको चाहिए कि सर हमें इस टॉपिक से पूरा भर भर के प्रैक्टिस सेशन चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, तो आप एक बार मेरे को डीएम करना, और बच्चे मैं वो कंटेंट आपके सामने लेके हाजिर हो जाऊंगा। और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप बताना, क्योंकि मैंने ठाना है कि गांव के हर उस बच्चे तक इंग्लिश पहुंचानी है, और इंग्लिश की ये जो दहाड़ है ये पहुंचानी है। तो इसके लिए भाई हमें भी मेहनत करना पड़ेगा और आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, और पूरी दुनिया को दिखाना है यार इंग्लिश कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है। ये तो यार जैसे कहा जाता है ना, ये कोई लैंग्वेज है और बस ऐसा कुछ। बट बच्चे देखो, ये लैंग्वेज के साथ साथ में एक और क्या है, एक बोल सकते हैं जैसे हम कोई कंप्यूटर की डिग्री लेते हैं और भी तमाम सारी चीजें, टेक्निकल चीजें सीखते हैं ना, कि लाइफ में हम ग्रो करें। तो वैसे अगर हमने इंग्लिश सीखा है तो बच्चे लाइफ में हम कभी भी रहे, कहीं भी रहे, हमें कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये हमारी जिंदगी आराम से बड़ा स्मूथली रन कराएगा, मतलब हमें ये ग्रो करने में हमारी हेल्प करेगा। रीजन क्या है कि सारी चीजें आज इंग्लिश में ही होती जा रही है। इंग्लिश अगर आपको नहीं आता है मतलब कुछ नहीं आता। तो इसलिए इंग्लिश सिखाने का जिम्मेदारी ये तेरा भाई लेता है। बस तू मेहनत कर और अपनी किस्मत अपने इन हाथों से लिख, और मैं तेरे साथ खड़ा हूँ अंत तक। अगर तुझे कोई भी दिक्कत आती है, आप बस एक बार मैसेज करना कि भाई साहब ये प्रॉब्लम है, और उसका जस्ट सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट डे आपके साथ लेकर खड़ा हो जाऊंगा।